नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं सोने की और इस सवाल की कि 2025 में अगर सोने में पैसा लगाना है तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में से कौन सा रास्ता चुनना बेहतर है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि हर कोई सोने की तरफ भाग रहा है। इसकी वजह काफी दिलचस्प है। वजह है ये जबरदस्त आंकड़ा। गोल्ड ईटीएफ पर एक साल का औसत रिटर्न रहा है लगभग 66%। आज के इन्वेस्टमेंट माहौल में ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है और यही सोने की चमक को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कोई भी निवेश चुनने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सोना इतना अच्छा परफॉर्म कर क्यों रहा है। तो चलिए पहले इस उछाल के पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे ना एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें एक साथ काम कर रही हैं। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक अनिश्चितता है, बढ़ती हुई महंगाई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब ने सोने को एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित पनाहगाह बना दिया है। ऊपर से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं और ईटीएफ में भी रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, जिसने इसकी कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो अब आते हैं हमारी कहानी के दो मेन प्लेयर्स पर, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड। ये सोने में पैसा लगाने के दो अलग अलग रास्ते हैं और दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। तो ये गोल्ड ईटीएफ आखिर है क्या? इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। ये एक ऐसा फंड है जो सच में सोना खरीदकर अपने पास रखता है और जैसे जैसे सोने का भाव ऊपर नीचे होता है, इसकी कीमत भी बदलती है। सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी कंपनी के शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। बस इसके लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और दूसरी तरफ है गोल्ड फंड, जिसे फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। अब ये थोड़ा अलग है। ये सीधे सोना नहीं खरीदता, बल्कि ये एक म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा गोल्ड ईटीएफ्स में ही लगाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी टोटल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। ईटीएफ खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर जाना होगा डीमैट अकाउंट के जरिए। वहीं फंड ऑफ फंड्स किसी भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से बिना डीमैट के मिल जाएगा। खर्चे की बात करें तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो यानी सालाना चार्ज कम होता है, जबकि फंड ऑफ फंड्स में 2 लेयर की फीस लग सकती है। और लिक्विडिटी मतलब कितनी आसानी से खरीद बिक्री हो सकती है। ईटीएफ को आप दिन में कभी भी मार्केट के घंटों में खरीद बेच सकते हैं, लेकिन फंड ऑफ फंड्स का सौदा दिन के आखिर में तय होने वाली एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पर होता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, परफॉर्मेंस का मुकाबला। देखते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से किस रास्ते ने निवेशकों को बेहतर रिटर्न कमा कर दिया है। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो आइए सीधा आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि 2025 में रिटर्न्स का गोल्ड मेडल असल में किसके नाम रहा। तो ये देखिए टॉप 5 गोल्ड ईटीएफ्स की लिस्ट। पहली नजर में तो सबका एक साल का रिटर्न जबरदस्त है, करीब करीब 66%। लेकिन असली खेल इनकी खूबियों में छिपा है। जैसे निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीईएस, इसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है और एयूएम यानी इसमें लोगों का सबसे ज्यादा पैसा लगा है, जो भरोसे को दिखाता है। वहीं एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की ट्रैकिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मतलब ये सोने के असली दाम को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। इसी तरह कोटक का ट्रैकिंग एरर कम है, जो एक अच्छी बात है। और एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे नाम भरोसे और कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। अब जरा फंड ऑफ फंड्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी कहानी दिलचस्प है। एक साल का रिटर्न तो यहाँ भी करीब 66% के आसपास ही है, बिल्कुल ईटीएफ्स की तरह। लेकिन यहाँ एसबीआई, आईसीआईसीआई और क्वांटम जैसे फंड्स के लंबे समय के ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे 5 साल या 10 साल के रिटर्न भी काफी मजबूत दिखते हैं। ये बताता है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये बात चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, एक साल में तो रिटर्न लगभग बराबर हैं, लेकिन जब हम 3 साल के औसत रिटर्न को देखते हैं तो कुछ फंड ऑफ फंड्स ने ईटीएफ से बेहतर परफॉर्म किया है। हालांकि 5 साल में ये अंतर फिर से कम हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा बेहतर है, यह निवेश की अवधि पर भी निर्भर करता है। तो ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है सोने के लिए? क्या ये तेजी बनी रहेगी या यहाँ से कोई मोड़ आ सकता है? चलिए आगे के नज़ारे और जोखिमों को समझते हैं। देखिए,
सोने की चमक को बनाए रखने के लिए कुछ मजबूत कारण अब भी मौजूद हैं। अगर महंगाई का दबाव बना रहता है, दुनिया में टेंशन कम नहीं होती और सेंट्रल बैंक सोना खरीदते रहते हैं, तो सोने की मांग और कीमत को सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सोने की कीमतें शॉर्ट टर्म में काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, और इतनी ज़बरदस्त रैली के बाद एक करेक्शन यानी गिरावट का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जब शेयर बाजार बहुत तेज़ी से भाग रहा हो, तो सोने में पैसा रखना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि एक निवेशक को असल में करना क्या चाहिए। इसके लिए आइए एक सीधी सरल रणनीति या कहें कि एक प्लेबुक पर नजर डालते हैं। ये 3 स्टेप्स की रणनीति सब कुछ आसान कर देगी। स्टेप 1, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा सोने में जरूर रखें। ये रिस्क के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। स्टेप 2, अपना रास्ता चुनें। अगर कम खर्चा और दिन में ट्रेडिंग की सुविधा चाहिए तो ETF चुनें। अगर बिना डीमैट के आसानी चाहिए तो फंड ऑफ फंड्स। और स्टेप 3, अपनी स्ट्रैटेजी चुनें। आप SIP के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, या जब भी बाजार में गिरावट आए एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं। तो एक बात तो साफ है, 2025 में सोने ने एक मजबूत ढाल बनकर अपनी कीमत साबित कर दी है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या निवेश पोर्टफोलियो आने वाले कल की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के लिए तैयार है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।